लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेश शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, कि उसके लिए आपको इतना लगना है कि एक दिन आप उसको पाइए और आपका वो जो लक्ष्य है वो आपकी आंखों से ओझल ना होने पाए। सो हेलो, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में आप सब जानते हैं, बायोलॉजी का जो पेपर है वो आने वाला है। अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको बताई है ऑलरेडी। हमने सैंपल पेपर डिस्कस कर रखा है क्लास 12 का सीबीएसई का, और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ध्यान से स्पेलिंग देख लेना, ये वाली मेमोरी नहीं है, इसको मेमोरी कहते हैं, और ये मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है? मेमोरी है। मेमोरी, मेमोरी से ध्यान करो, मेमोरी यानी मैमल्स, मेमोरी यानी मैमल्स, ठीक है। मैमल्स पढ़ते हो, मैमेलिया क्लास, ठीक है। So basically, mammary gland, presence of mammary gland is the characteristics of class Mammalia। यानी कि ये किसका कैरेक्टर है? ये हम लोगों का कैरेक्टर है। यानी कि इसमें जितने भी तुम्हारे एनिमेलिया के मेंबर्स जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है वो सब इस क्लास में आने वाले हैं। और ह्यूमंस की बात जब की जा रही है तो ह्यूमंस कैसे हैं? प्राइमेट्स हैं। प्राइमेटा हम लोगों का होता है, याद आया कि नहीं? तुम लोगों को सब बताया था, याद करो। जब तुमको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था क्लास 11 का, तो तुमको सारी चीजें बताई थी कि मैमेलिया क्लास हो रही है ह्यूमन की, प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है, और फैमिली क्या थी? भूल गए? आई बात समझ में? सो बेसिकली क्या है मेमोरी ग्लैंड जो है, दिस इज अ स्पेशल फीचर फॉर क्लास मैमेलिया, ठीक है। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड की जब बात कर रहे हैं सो इसका मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्वियसली पेयर में होंगी, ठीक है, पेयर में होंगी। दूसरा पॉइंट, डेवलप्ड, सॉरी वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स, वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स, एंड मेल्स में होती है बट दे आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल इन मेल्स। आई बात समझ में? ठीक है, फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होंगी और मेल्स में भी होंगी बट दे आर नॉन फंक्शनल। सो बेसिकली अगर हम एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप मसल देख रहे हैं, ठीक। अब देखो, एक चीज और लिखो, मेमोरी ग्लैंड। अभी तक तुम ये सारी चीजें पढ़ रहोगे, जब भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं तुमको मैंने एक चीज तुम बार बार सुन रहे हो, एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन, ठीक है। एब्डोमेन रीजन क्या होता है? बेसिकली तुमने मेल्स में भी पढ़ा कि मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस, टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर होते हैं, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसमें है? एब्डोमेन में है। प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी सारे किसमें हैं? एब्डोमेन में है। बट जब हम मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है? थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है। क्या होता है थोरैक्स रीजन? आइए समझते हैं जरा। सपोज दैट ये है एक ह्यूमन की बॉडी, ठीक है। ये क्या है? ह्यूमन की बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। डायग्राम नहीं है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर वाला पोर्शन ह्यूमन बॉडी का जो भी होगा वो कौन से रीजन में होगा? थोरैक्स रीजन में होगा।
और डायफ्राम से नीचे वाला जो भी रीजन है वो कौन सा रीजन है? एब्डोमेन। वो कौन सा रीजन है? एब्डोमेन। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और तुमको यहीं पर बता दें, यहीं पे क्लियर कर लो, एब्डोमेन सॉरी डायफ्राम से नीचे। अब तुम ये सोचो, स्केलेटल सिस्टम में जब तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, यानी इसको कहते हैं ऊपर वाला जो भी होगा जो शोल्डर्स के पास है, इतना वाला पोर्शन जितना जो होता है ये होता है तुम्हारा पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन। और जो नीचे वाला जो तुम्हारे जिससे तुम्हारी थाइस अटैच हो रही है वो वाला कौन सा रीजन है? पेल्विक रीजन है। वो कौन सा रीजन है? पेल्विक रीजन है, जिसको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। सो बेसिकली कौन से रीजन में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो रही है? वेरी गुड। अब देखो, बात जब आती है मेमोरी ग्लैंड की, तो ये वाली जो तुम मसल देख रहे हो ये क्या है? मसल्स है। पेक्टोरलिस मेजोरा। पेक्टोरलिस मेजोरा, पेक्टोरलिस यानी कि पेक्टोरल रीजन में है, ऑब्वियसली पेक्टोरल रीजन में। अब ये बताओ, ह्यूमन लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है? होती है ना एल्वियोलाई? एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी, इसलिए इसमें भी क्या चीज प्रेजेंट होती है? एल्वियोलस। इसको कहते हैं हम मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, क्या कहते हैं? मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, जरा हम अपने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, आगे की बात बाद में करते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम्हारी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम्हारी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। साथ में यहाँ पे तुम देखो बहुत सारे ये भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। तो बेसिकली दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। चलो पहले लेबलिंग भी कर लेते हैं साथ में। ठीक, देखो लेबलिंग की जब बात कर रहे हैं तो तुमको बताया ये जो मस्कुलर रीजन है ये कैसा है? पेक्टोरलिस है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजोरा, ये क्या है? मस्कुलर रीजन है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे एल्वियोलस। लेट्स सी बनाते हैं, चलो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे एल्वियोलस। यही है तुम्हारे मेमोरी एल्वियोलस, कोई दूसरी चीज नहीं है। इनका काम क्या होता है? सेक्रीट्स एंड स्टोर्स मिल्क। सेक्रीट्स एंड स्टोर्स द मिल्क। ठीक, फिर देखो ये जो तुम्हारा ये जो स्वॉलन पोर्शन देख रहे हो मेमोरी ग्लैंड में, जो स्वॉलन पोर्शन होता है उसको कहते हैं, क्या कहेंगे? एरियोला। क्या कहेंगे? एरियोला। ठीक, और देखो और क्या चीज, ये जो बाहर वाला पोर्शन देख रहे हो इसको कहते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये हो गया एम्प्यूला। और ये है तुम्हारे, ये वाला रीजन जो होगा ये निप्पल्स रीजन होगा। फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स, और क्या बचे? ये डक्ट्स जो ब्लू पोर्शन है ये नहीं, जो ब्लैक से यहाँ बनाई है ये है। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। फिर होंगी ये आगे की तरफ जो जा रही है इनको कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या कहते हैं? मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? ठीक, ये सारी चीजें तुम्हारे एक पूरे मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। एक चीज यहीं पे तुमको बता दे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना 6 नंबर, आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ बेबी। ठीक है, पार्चुरेशन में सॉरी लैक्टेशन में ये चीज हम पढ़ने वाले, लेकिन मेमोरी ग्लैंड जब क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एक चीज तुमको यहाँ पे भी बता दें कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क सेक्रीट्स बाय अ मदर, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं।
और इस कोलेस्ट्रम का कलर कैसा होगा? येलो कलर, मतलब फर्स्ट मिल्क कलर क्या होगा? येलो कलर। और इसमें क्या होती है? IgA एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। बात बेसिकली यहाँ पे ये की जाती है कि जब कभी भी हम, अब देखिए जैसे मान लीजिए मदर ने डिलीवरी की, उसके बाद उसका काम क्या है? लैक्टेशन पीरियड। जब लैक्टेशन पीरियड में बेबी जाता है तो उधर क्या होता है? IgA एंटीबॉडीज जो होती है वो बच्चे को आगे जो फर्दर, अब जैसे मान लो पहले बच्चा कहाँ पे था? वूम में था, वो सारी बीमारियों से बचा हुआ था, बट जैसे ही नेचर में आया उसको अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और उस समय में उसे कोई भी बीमारी ना हो, इसलिए कहा जाता है कि मदर्स फर्स्ट मिल्क इज वेरी नेसेसरी फॉर अ बेबी आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज कही जाती है। उसके बाद वाले जो भी फर्स्ट मिल्क जो होगा वो येलो कलर का होगा, उसके बाद सारे मिल्क कैसे होंगे? व्हाइट कलर के होंगे। कहा जाता है ना कि फॉर द फर्दर 6 months आफ्टर द डिलीवरी baby should be on mother's milk only। so ये चीज है तुम्हारे पूरे एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और इधर बना देते हैं, हेडिंग डाल लेना, पाथवे ऑफ मिल्क। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी वीडियोस इसमें बनाया है, नहीं बनाया तो बना देगा। ये जो देख रहे हो सारे ये क्या है? तुम्हारे लोब्यूल्स हैं। मेमोरी लोब्यूल्स से फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से फिर लैक्टिफेरस डक्ट, सॉरी एम्पुला, पहले एम्पुला में जाएंगे फिर जाएंगे तुम्हारे लैक्टिफेरस डक्ट, फिर उसके बाद बाहर। ओके, सो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर द मेमोरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। Now next topic we have to discuss that is ovaries। कहा था मैंने ovaries हम लोग next उसमें पढ़ने वाले हैं because it is very complicated। oogenesis पढ़ना है, फिर आज ही हम पढ़ेंगे menstrual cycle। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ovaries से। क्या होती है ovaries? सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होती है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली पेयर्स में होंगी। ठीक, कैसी होंगी? पेयर्स में होंगी। फिर ओवल शेप्ड होती हैं, ओवल शेप्ड 2 to 3 सेंटीमीटर। लाइट आ गई, देखा? 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये भी पता है तुमको, अभी बताया एब्डोमेन रीजन में होंगी, पेल्विक। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है तुम्हारा ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी के बारे में। और ओवरी कंटेन्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ओवरी के पास क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो स्ट्रोमा जो होगा उसमें दो चीजें होंगी स्ट्रोमा में, एक तो आउटर स्ट्रोमा होगा, आउटर होगा, और एक इनर होगा। ठीक है, आउटर में होता है फॉलिकल और इसमें न्यूक्लियस वगैरह पोर्शन होगा। ठीक, सो ये चीज हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं ओवरी, जब हम oogenesis पढ़ेंगे। अब देखो ओवरी में तुमको पता है ओवल शेप होंगी, दो होंगी, इसका मतलब oogenesis जो हो रहा है वो दोनों में होगा, दोनों ओवरीज में oogenesis की प्रोसेस होने वाली है। अब तुम्हारा कहीं भी ध्यान भटक रहा हो तो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ। कुछ भी कर रहे हो, अभी तक तो चलो तुमको केवल थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी थी तो तुमने ये पढ़ दी,
लेकिन अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है oogenesis, साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं oogenesis से। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, नहीं समझ आए उसको 10 बार वीडियो को पॉज करना, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना, लेकिन ध्यान से समझना oogenesis क्या होती है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो तुम्हारी पूरी प्रोसेस जो थी वो इजीली हो जा रही थी, लेकिन ये जो oogenesis है, oogenesis जो होगी सबसे पहले तो देखो कब स्टार्ट होती है oogenesis। तो अब देखो जो लाइन में बोलने जा रहा हूं, oogenesis starts at the fetal stage of a girl child। fetal stage यानी before birth। लिखो फर्स्ट पॉइंट क्या, starts before birth, starts before birth। अब देखो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होंगे, लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। अब देखो और oogenesis में भी 3 स्टेज कौन कौन से होंगे, सबसे पहला फीटस स्टेज यानी फीटल स्टेज, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी, फिर आता है फर्टिलाइज स्टेज। यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है वो 3 स्टेजेस में हो रहा है। फीटल स्टेज यानी कि एट बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ oogenesis का जो भी प्रोसेस होगा वो फीटल स्टेज में आएगा। फिर जब एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी रीच करती है, मतलब बड़ी हो जाती है, मतलब या तो कह लो मैच्योर होती है, ठीक है, यानी कि ये प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस एज, ठीक, यानी कि ये कौन सी एज है, 12 से 13 में स्टार्ट हो जाता है और फिर 50 तक चलता है, ठीक। और फिर फर्टिलाइज स्टेज टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब समझना oogenesis जो होगा कहां क्या लिख रहे हैं हम, स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, यानी कि एक गर्ल चाइल्ड के बर्थ से पहले oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है आइए समझते हैं, ठीक। इसको हम ब्रेक कर करके बनाएंगे। सबसे पहले ये तुम्हारा था ओवोनिया। अच्छा स्पर्म किससे बन रहा था, स्पर्म गोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा था। तो ये क्या है तुम्हारा ओवोनिया है, क्या है ये ओवोनिया है। एक चीज और यहीं पे लिख लो, मेल में कौन से क्रोमोसोम हो रहे थे 44 प्लस XY, इधर कौन से होंगे 44 प्लस XX, ठीक है, 44 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में। ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। और ये कौन सा क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल, ठीक, ओवोनिया। ये क्या है, ओवम मदर सेल, ठीक है। प्रोसेस हुई, फिर प्रोसेस हुई, अब तुम खुद बताओ ये कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ पे होगा तुम्हारा माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। और ये क्या है तुम्हारी ओवम मदर सेल यानी ओवोनिया है। ये कैसी है तुम्हारी अभी 2n है, 2n है तो यानी ये भी कैसी रहेगी 2n होगी। ये कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब आगे जैसे टीवीज वगैरह में आता रहता ना, अब तक आपने देखा, तो अब तक तो आपने ये देख लिया कि जो है माइटोसिस डिवीजन हो रही है ओवोनिया मदर सेल की, ठीक, माइटोसिस डिवीजन हो रही है ओवोनिया मदर सेल की। लेकिन ये क्या चीज है, इनको हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। इनको क्या कह रहे हैं हम लोग, देखते जाओ, ये सब क्या है तुम्हारे प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब बात करते हैं आगे, जब इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्या करा जाएगा, इसमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, ये सारे आगे के प्रोसेस में नहीं होंगे। याद करो जब तुमको फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, तो तुमको क्या रहा था कि केवल एक सेल जो होता है वो आगे जाता है, बाकी सारे सेल क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी केवल एक, सपोज दैट ये वाले को हम आगे प्रोसीड कराने के लिए भेज रहे हैं, तो इसमें अब क्या चीज होने वाली है, इतना डायग्राम बना लिया, अब इसी के आगे डायग्राम बनाना।
हमने एक सेल को आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट करके भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने बताया कि एक फॉलिकल को जो है सिलेक्ट कर लिया गया। फॉलिकल क्या है, अभी तुमको क्या बताया, केवल प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये वाले को सिलेक्ट कर लिया गया, प्राइमरी oocyte को। ठीक है, लेकिन साथ ही में इसमें ये सब एक ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी oocyte का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। ठीक, अब समझना, आप बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक, ये क्या है, इसको कहते हैं, ये ग्रैन्युल्स जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, ये क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल। और ये है तुम्हारा प्राइमरी oocyte। ये 1 के ऊपर डिग्री लगाने का मतलब हुआ प्राइमरी, और 2 के ऊपर डिग्री लग जाएगी तो सेकेंडरी, 3 के ऊपर डिग्री लग जाएगी तो टर्शियरी। ठीक, तो ये क्या है, तुम्हारा प्राइमरी oocyte है। अब ग्रैन्युलोसा प्लस प्राइमरी oocyte, इनको कंबाइन ही हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। इनको कंबाइनली क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, ये तुमको बताया जो इससे पहले वाला प्रोसेस था वो कौन से स्टेज में हो रहा था, फीटल स्टेज में हो रहा था। जो इससे पहले वाला प्रोसेस था उसमें लिख लेना, ऐसे बना लेना पूरा फीटल स्टेज। ठीक है, फीटल स्टेज ऐसे बना लेना उसमें। ठीक, उसमें बनाना भूल गए, इसको बना लेना ऐसे। अब ये पूरा प्रोसेस जो होगा ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी ये देखो आगे और अभी क्या चीज हो रही है। ये सब क्या हुआ, यहां से शुरू होगा दोबारा मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 मतलब माइटोसिस और माइटोसिस के बाद मियोसिस स्टार्ट हो चुका है। माइटोसिस स्टार्ट हो चुका है और ये फर्दर करके ये आगे क्या बना लेगा, ये तुम्हारा बना लेगा सेकेंडरी फॉलिकल तक बना लेगा। कैसे बना लेगा आप देखते हैं। ये तुम्हारा एक ये बना, ये क्या तुम्हारी प्राइमरी oocyte है। फिर इसके बाहर एक ग्रैन्युलोस की जगह एक बहुत ही मोटी सी लेयर आ जाएगी, इसको कहा जाता है थीका। इसको क्या कहते हैं, थीका। ये हो जाएगी थीका। और oocyte तुम्हारा अभी भी कैसा है, प्राइमरी है। oocyte कैसा है, अभी भी प्राइमरी है, लेकिन अब ग्रैन्युलोस की जगह फॉलिकल्स आ गए, इसलिए अब हम इस फॉलिकल को नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, इसको क्या नाम दे दिया आपने, सेकेंडरी फॉलिकल नाम दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ, पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हो रही है। मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके मियोसिस 1 जो है वो अपने प्रोफेज 1 वाले स्टेज में हॉल्ट हो गई है। हॉल्ट मतलब होता है रुक गई है। ठीक है, हॉल्ट मतलब होता है रुक गई है। हॉल्ट मतलब होता है कि वो वहां पे रुक गई है। ठीक, मियोसिस क्या है, तुम्हारी रिडक्शन डिवीजन है। अब देखो ये अभी कहां पे चल रहा है, फीटल पे ही चल रहा है। ठीक, ये तुम्हारी मियोसिस 1 जो है ये यहां पर आके रुक गई है। अब एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ध्यान से सुनना। ठीक, अब यहां से स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आई, फीमेल्स में जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, फीमेल्स में जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वैसे क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये हाई हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जब प्यूबर्टी जब आ गई तो तुम्हारा FSH बढ़ गया और ये फिर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखो oogenesis में आगे जब प्यूबर्टी चल रही है, हमने बताया FSH बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यानी ये सेकेंडरी फॉलिकल इसमें चेंज हो रहा है टर्शियरी फॉलिकल में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब ये oocyte जो होगा ये 1 डिग्री नहीं रह जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, 2nd डिग्री पहुंच जाएगा। आओ देखते हैं। अब ये थीका की लेयर 2 हो जाएंगी, इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका। ठीक है, उसके साथ में oocyte जो होगा तुम्हारा ये कैसा हो जाएगा, तुम्हारा सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। और एक चीज और प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंट्रम। इसको कहते हैं एंट्रम। ठीक है, आगे चल के आगे वाले फॉलिकल में ये एंट्रम पूरी जगह घेर लेता है। कैसे लेता है दिखाते हैं।
ये क्या होगी तुम्हारी सेकेंडरी oocyte हो गई। ये कैसी oocyte होगी तुम्हारी सेकेंडरी oocyte। ये सब ध्यान रखना, FSH बढ़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे भी FSH कैसा है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये प्यूबर्टी स्टेज चल रही है, ये प्यूबर्टी स्टेज चल रही है, फीटल ऊपर वाली तक थी। प्यूबर्टी जब आई तो FSH स्टार्ट हो गया बढ़ना। अब ये वाला जो फॉलिकल है इसको कहते हैं हम लोग, ये फॉलिकल कैसा है, टर्शरी फॉलिकल है। ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। ये कैसा फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन के बाद मियोसिस सेकेंड तक पहुंच जाएगा। पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनना। जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 जो जहां कहां पे होल्ड हो चुकी थी, प्रोफेज 1 में होल्ड हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या चलेगा तुम्हारा, उसके बाद चलेगा तुम्हारा पूरी जो मियोसिस है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। 1 कंप्लीट्स मियोसिस सेकेंड जो होगी वो कहां पे हो जाएगी, हॉल्ट्स एट मेटाफेज पे, वो हॉल्ट होने जा रही, मतलब मेटाफेज पे वो रुक जाएगी, ठीक है। मेटाफेज पे वो स्टॉप हो जाएगी। अब आगे, अब तक आपने देखा कि हमारे पास एक जेनेसिस oogonia था। oogonia में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये क्या बन गए, 4 प्राइमरी फॉलिकल बन गए, प्राइमरी oocyte बन गया। एक प्राइमरी फॉलिकल के बाद हमने फिर ये पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये कैसा रहेगा, oocyte प्राइमरी रहेगा। फिर प्यूबर्टी में जैसे ही FSH और बढ़ेगा तो ये हमारा फॉलिकल जो होगा वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो फॉलिकल होगा वो टर्शरी हो जाएगा। oocyte कैसी है, सेकेंडरी है, और फॉलिकल कैसा हो गया, टर्शरी। अब आगे की कहानी में क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल के बाद एक फॉलिकल और बनता है। टर्शरी फॉलिकल के बाद जो फॉलिकल बनेगा उसको कहते हैं ग्राफियल फॉलिकल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना, ठीक है। ग्राफियल फॉलिकल थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया ना, थोड़ा छोटे ही बनाते हैं। अब देखो, तो उसे कहा था एंट्रम जगह घेरेगा, तो एंट्रम ने इतनी पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ली, ये वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली। और ये हमारा जो है ये कैसा है, ये है टर्शरी, सॉरी ये कौन सा हमारा होगा, सेकेंडरी ही oocyte चल रहा है। ये कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte। एक चीज और ध्यान रखना, उस वाले स्टेज में उस सेकेंडरी oocyte के साथ एक चीज और बनती है यहाँ पर, इसको कहते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, उसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो पोलर बॉडी रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर पे अब यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी, लेयर्स प्रेजेंट होंगी। लेयर्स के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ जर्म हिल्स। क्या होते हैं, जर्म हिल्स, ठीक है। और एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर और बना देते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है तुम्हारी आउटर थीका, ये है तुम्हारी इनर थीका, ठीक। ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो, ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो, इसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया जाता है, कोरोना नहीं है ये कोरोना वायरस, ये कैसी लेयर है, कोरोना रेडिएटा। और ये जो अंदर वाली है इसको कहता है ज़ोना पेल्लुसिडा। ये क्या है, ज़ोना पेल्लुसिडा। ये दोनों लेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे फर्टिलाइजेशन में भी इनका रोल है, ठीक है। और बाहर वाले जो पूरा पोर्शन है यही है तुम्हारा क्या नाम है इसका, एंट्रम। इसका नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, हम ही भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ग्राफियल फॉलिकल।
ये क्या है तुम्हारा एक मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एक मैच्योर फॉलिकल है। आई बात समझ में, ये क्या है तुम्हारा एक मैच्योर फॉलिकल है, ठीक। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल। अब देखो यहां तक की सारी चीजें किसमें हो रही है, एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी हो रही है, लेकिन आगे की जो कहानी होगी वो होगी एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो कैसे होगी वो भी हम आगे समझते हैं। इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने? अब आगे देखो, ठीक, उसको समझने के लिए एक पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ओवरी का। सपोज दैट ये एक तुम्हारी ओवरी है फीमेल्स में, ठीक है, तो तुमको मैंने बताया सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनने जा रहा है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये क्या होगा ग्राफियन फॉलिकल। फिर देखो हुआ क्या, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ठीक है, अब यही तुम्हारा जो है ग्राफियन फॉलिकल से, अब देखो इसके अंदर ही जो तुम्हारा होगा, ये कैसी oocyte थी तुम्हारी सेकेंडरी oocyte थी, ये कैसी oocyte थी सेकेंडरी oocyte थी। अब क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकल के चली जाती है ओवरी से बाहर, ठीक है, ये कहां चली जाएगी ओवरी से बाहर चली जाएगी। और फिर देखो एक चीज देखो, यहां से रप्चर होके ये चीज बाहर निकल गई, और ये क्या चीज बची, फिर ये जो फॉलिकल रह गया है इसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब एक चीज यहां पे और देखना, जब ये यहां से बढ़ रहा था तो FSH कैसा था, हाई था, यहां पे भी कैसा था FSH हाई था, फिर ये आया इधर FSH कैसा रहा, हाई रहा, ठीक है। कहानी बिगड़ रही है ग्राफियन फॉलिकल के बाद से, जब FSH तो लो हो जाएगा, जब जैसे ही ये ब्रेक होगा कॉर्पस ल्यूटियम का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, ये क्या करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक। इतना चीज समझ में आ गई। ये क्या करेगा LH को एक्टिवेट कर देगा। और एक चीज और ध्यान रखना, LH एक्टिवेट्स हुआ, LH के साथ ही कौन सा एक हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आई बात समझ में। ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हुआ और जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई ओवरी के पास, ओवरी से बाहर निकल गई। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, सपोज दैट ये तुम्हारी फिमरे थे, ठीक, फिमरे के पास पहुंचने के बाद ये अंदर जाएंगी सेकेंडरी oocyte, यहां पे पहुंच गई, फिर एम्पुलर रीजन में जैसे ही आएगा और यहां पे आएगा तुम्हारा स्पर्म, स्पर्म जैसे ही इसमें फर्टिलाइज करेगा उसके बाद अंदर क्या होगा, फिर यहाँ पे लास्ट स्टेज प्रोसेस स्टार्ट होगा ओवम बनने का, और यहाँ पे फिर से ये एक पोलर बॉडी बनाएगा, इसको कहा जाता है सेकंड पोलर बॉडी। वो कैसी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी थी, और ये कैसी थी, सेकंड पोलर बॉडी थी। यानी कि जो मियोसिस मियोसिस सेकंड मेटाफेज में जो हॉल्ट हो गया था वो क्या करेगा, रिज्यूम कर लेगा अपने आप को, रिज्यूम करने के बाद ये ओवर का फॉर्मेशन कर देगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली ये था तुम्हारा पूरा ओजेनेसिस। ये कैसा था तुम्हारा ओजेनेसिस था। क्या क्या चीज एक बार समरी यहां पर देख लेते हैं इस जगह पे। ओगोनिया थी, ओगोनिया ने कैसा डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन किया, एक को सिलेक्ट कर लिया गया। ये कैसा था, प्राइमरी फॉलिकल था और प्राइमरी oocyte था, ठीक। ये चीजें किसमें हो रही हैं, फीटस स्टेज में हो रही है, ठीक है। और मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई है, लेकिन मियोसिस होल्ड्स एट प्रोफेज, मियोसिस 1 होल्ड्स एट प्रोफेज,
ठीक है। अब क्या होगा, ये जब प्राइमरी फॉलिकल बन गया, फिर इसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, फिर ये क्या बना, टर्शियरी oocyte, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ये ग्रेवियन फॉलिकल, ठीक है। फिर ये क्या बना, ग्रेवियन फॉलिकल बना। ग्रेवियन फॉलिकल बनने के बाद तुम्हारा जो ये इतना प्रोसेस इसमें चल रहा है, प्यूबर्टी में, इतना प्रोसेस कहां चल रहा है, प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में चलने के बाद ग्रेफिक फॉलिकल से जैसे ही फर्टिलाइज स्टेज स्टार्ट होती है, तो ये क्या बना लेते हैं, सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवम। ग्रेफिक फॉलिकल से कौन सी oocyte बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन आता है, नेम द oocyte दैट रप्चर्स द ग्रेफिक फॉलिकल एट अ टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवुलेशन। क्या होता है ओवुलेशन, क्या कहते हैं ओवुलेशन, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी एंड रीचेस टू द फैलोपियन ट्यूब। वो क्या होता है, ओवुलेशन होता है, एग का रिलीज होना ओवुलेशन होता है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर oogenesis। अब oogenesis तुमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे पहले देखो, फीमेल है, हाइपोथैलेमस का रोल बताया था तुमको, मेल्स में भी। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, जीएनआरएच। अब फिर से फुल फॉर्म में लिखते हैं, जीएनआरएच। अब देखो जीएनआरएच ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया और बोला एफएसएच निकालना शुरू करो। क्या हुआ, इसमें जो कौन सी पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जीएनआरएच ने एक्टिवेट किया और कहा कि एफएसएच का सेक्रीशन करना स्टार्ट करो। तो इन मैडम ने क्या किया, एफएसएच बनाना शुरू कर दिया। ये लो, एफएसएच हाई होना शुरू हो गया। फिर ये क्या करेगा, ग्रोथ। अब प्राइमरी फॉलिकल से ही अपना ग्रोथ करना शुरू करेगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। अब क्या हुआ, जैसे ही फॉलिकल बन गए तो ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन बनाएंगे। ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन बनाएंगे। एस्ट्रोजन भी हार्मोन होता है, इसका रोल अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन का रोल यहीं पे समझ लो। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कहेगा कि अब बहुत हो गया एफएसएच की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करना शुरू करेगी एफएसएच की जगह एलएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगी, ओवुलेशन, यानी कि एग का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ओवुलेशन होगी तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट होगा। और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कराता है, ठीक। अब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने के बाद क्या होगा प्रोसेस, फिर क्या होगा, फिर ये वापस जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भैया प्रोजेस्टेरॉन बहुत हो गया है एफएसएच, अब तुम जाओ, कहानी यहाँ पे खत्म करो, ठीक है, कहानी यहाँ पे खत्म करो। अब देखो तुमको क्या चीज बता दी मैंने, नंबर्स देखते जाओ, ठीक। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हुआ, नंबर 1 प्रोसेस। जीएनआरएच ने इंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश दिया कि भैया तुम एफएसएच रिलीज करो। इंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हुई और इसने एफएसएच रिलीज कराया। एफएसएच ने फॉलिकल्स की ग्रोथ की और रिलीज कराया एस्ट्रोजन, ठीक। अब ये एस्ट्रोजन, ये नंबर 6 प्रोसेस ये रहा कि एस्ट्रोजन अब इंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि भाई एलएच रिलीज कराओ, नंबर 7 प्रोसेस, और एफएसएच की मात्रा घटाओ, ठीक। नंबर 7 प्रोसेस ये है। फिर एलएच रिलीज हुआ तो ये दो प्रोसेस ये करा रहा है, ओवुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देगा कि बस करो, मेरा भी काम अब कंप्लीट कराओ, हो गया। सो ये एक पूरा चार्ट है,
ये एक पूरा फ्लो चार्ट है हार्मोन्स कब कैसे रिलीज हो रहे हैं। मेजर हार्मोन्स ध्यान रखो, बार बार मैं कह रहा हूं मेजर हार्मोन्स ध्यान रखो। कौन कौन से? FSH, LH, एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, फिर प्रोजेस्टेरॉन। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि FSH का काम नंबर 1 पर आएगा, फिर एस्ट्रोजन का काम आएगा, फिर LH का काम आएगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम आएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब फिर से मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भंग हुआ पड़ा है तो प्लीज अगले 15 मिनट के लिए इधर कर लो, कहीं भटकना नहीं, क्योंकि अगर ये टॉपिक तुमको नहीं समझ आया, तुमसे क्वेश्चन नहीं करते बनेगा, ठीक, तुमसे क्वेश्चन करते हुए नहीं बनेगा। आइए समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। साइकिल क्या होती है? जो घूम के एक डायरेक्शन में फिर से आ जाए, ठीक, क्लॉकवाइज होती है, एक जगह से चली और फिर वहीं पर आ गई, वो होती है साइकिल। वो क्या होती है? साइकिल होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जा रही है तो मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंसेस, मेंसेस का मतलब होता है आ मंथ, आ मंथ, यानी ये साइकिल कैसी है? पूरे एक महीने की है, 28 to 30 डेज, 28 to 30 डेज की ये पूरी साइकिल है, 28 to 30 डेज की ये पूरी साइकिल है, ठीक। अब देखो, जो फर्स्ट मेंसेस आता है, यानी कि जब एक गर्ल चाइल्ड जो होगी वो एट द एज ऑफ 11 to 13, 11 से 13 में गर्ल चाइल्ड को फर्स्ट टाइम मेंसेस आता है। मेंसेस यानी पीरियड्स, पूरी एक मंथ की जो साइकिल है वो जब आएगी, फर्स्ट टाइम आएगी एक फीमेल में, ठीक है, पीरियड से लेकर पूरा एंड तक 28 डेज तक का, उसको कहा जाता है मीनार। क्या कहा जाता है? MENARCHE, मीनार। बेसिकली नॉर्थ साइड में तो नहीं, बट साउथ साइड में, इंडिया के साउथ साइड में रिचुअल्स होते हैं जब कभी भी किसी भी गर्ल चाइल्ड को फर्स्ट टाइम मेंसेस स्टार्ट होती है तो उसको उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। सो ये क्या होता है? मीनार, फर्स्ट मेंसेस क्या हुआ? मीनार। और किसी भी फीमेल में लास्ट मेंसेस जो होता है, मतलब उसकी लाइफ की लास्ट मेंसेस जो होती है वो इस पे याद लिखो 11 से 13 इयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और एज भी लिखना आगे। फिर जो लास्ट मेंसेस होता है उसको कहा जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज यानी रुक गया, अब कुछ नहीं। तो मीनोपॉज जो होता है मोस्टली 48 से 50 इयर्स की एज में हो जाता है फीमेल्स में। अब यही मेल और फीमेल में एक डिफरेंस ये आता है कि मेल जो होंगे वो स्पर्म्स, मिलियन ऑफ स्पर्म्स किसी भी एज में, जैसे ही उनकी मैच्योरिटी स्टार्ट हुई उसके बाद वो कभी तक भी बना सकते हैं, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन कौन सी एज तक हो रहा है? केवल 50 इयर्स तक की एज में हो रहा है, जिसको कहा जाता है मीनोपॉज। क्या कहा जाता है? मीनोपॉज। तो क्वेश्चन आता है एट व्हिच एज ऑफ लाइफ menopause occurs? तो menopause occurs at the age of 48 to 50 years of age in females, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इनकी 4 फेजेस होंगी, किसी भी फीमेल में 4 फेजेस होंगी। नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन नहीं है मैथ्स का, मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर नंबर 2 फॉलिकल फेज, नंबर 2 फॉलिकल फेज। नंबर 3 ओव्यूलेशन फेज। और नंबर 4 तुम्हारी होगी क्या कहते हैं? ल्यूटल फेज। इसको हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है।
ये 4 फेज। अब तुम क्या होगे, सर ने इतना सब कुछ रेड से क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई रेड मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सब कुछ, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, ये सब कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज कौन सा आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन फेज आ रहा है। यानी कि अब तुमको जैसे मैंने बताया कि जब फीमेल मैच्योर होगी, सारे फेज इधर लिखते हैं एक बार। फॉलिकल फेज, नंबर 3 कौन सा था, ओव्यूलेशन फेज, और नंबर 4 कौन सा था, ल्यूटल फेज। ऐसे ही समझेंगे हम सब कुछ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इधर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन फेज में जो भी पहले इधर लिखो डेज। ठीक है, यहां से हम डेज समझने वाले हैं, डेज कौन कब से कब तक होंगे। फिर हम समझेंगे इवेंट्स, यहां पे हम सारे इवेंट्स से समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में इवेंट्स इन यूट्रस और इवेंट्स इन, ठीक है, ये क्या हुआ, इवेंट्स जो यूट्रस में होने वाले हैं और इवेंट्स जो होंगे वो ओवरी में जो होने वाले हैं। ठीक है, देखो डेज कौन कौन से हुए, मेंस्ट्रुएशन फेज जब आया तो इसमें क्या चीज हो रही है, डेज यानी कि 1 से 5 दिन के अंदर 1 to 5 डेज जो होगा, वो जो भी यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक होगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी और इसी को कहते हैं पीरियड फेज। ठीक है, 1 से 5 दिन में जो फीमेल्स में पीरियड्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, यानी कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसमें लो एस्ट्रोजन है, सबसे पहले तो लो एस्ट्रोजन है, लो एस्ट्रोजन है, लो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन भी लो है। एक चीज ऐसे समझना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है इसको नरिश कर रहे हैं। तो जब यही दोनों लो हो जाएंगे तो वो अपने आप ही उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो ब्लड जो होगा वो पीरियड्स के फॉर्म में 1 से 5 दिन में फीमेल्स से निकलने लग जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई। और यहाँ पे क्या चीज है, कॉर्पस ल्यूटम नहीं है, नो ओवरी में क्या नहीं है, नो कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि ये अभी कौन सी फेज में चल रही है, प्राइमरी फॉलिकल वाली फेज जो है, मियोसिस जो है वो हॉल्ट हुई है अभी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अब एफएसएच जो है वो बढ़ रहा है, एफएसएच जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब एफएसएच बढ़ने का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच बनाना स्टार्ट कर दिया है फीमेल में। ठीक है, एफएसएच बढ़ना शुरू हो गया। फिर फॉलिकल फेज आ रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कितने दिन का होगा, ये होगा तुम्हारा, ये जो फेज होगी तुम्हारी ये मोस्टली होती है 6 से 11 दिन तक। ठीक है, आगे आने वाले 6 से 11 दिन तक फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, यानी कि इस इधर क्या होगा, एफएसएच कैसा रहेगा, एफएसएच हाई रहेगा। एफएसएच कैसा है, अभी भी हाई है। ठीक, और क्या चीज हो रही है, फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो चुका है, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। फॉलिकल जब बन जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन की मात्रा जो होगी, एस्ट्रोजन जो होगा वो थोड़ा बनना स्टार्ट होगा। अभी एस्ट्रोजन थोड़ा सही है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम जो हो रही है वो रिकवरिंग फेज में, अभी पूरी बनी नहीं है, वो कैसी है, रिकवर होने की कगार पे है, मतलब ब्रेक डाउन हो चुका है, अब उसमें रिकवर हो रही है। ठीक है, फिर ओव्यूलेशन फेज जो होगा ये होता है आगे आने वाले 12 से 15 दिन तक। ठीक है, 12 से 15 दिन तक ओव्यूलेशन होगा, यानी कि क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होगी
एंडोमेट्रियम जो होगी वो कैसी होगी, अभी भी रिकवरिंग जोन में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एफएसएच बहुत हो गया, अब एफएसएच घटना स्टार्ट होगा, एफएसएच घटना स्टार्ट होगा, एलएच हाई होना शुरू हो रहा है, एलएच हाई होना शुरू हो रहा है, अभी प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया पूरी तरह से। अब ल्यूटल फेज में जो होगा, ठीक, ल्यूटल फेज, और यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे आ जाएगा ओवरी में क्या चीज हुई, ग्राफियन फॉलिकल का बनना स्टार्ट हो गया। ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या चीज हुई, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो गया, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हुआ और क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट होने वाला है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट होने वाला है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, सेकेंडरी oocyte रिलीजेस, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है। ल्यूटल फेज में जब आएगा तो ल्यूटल इसको लेके ओव्यूलेशन फेज में रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। फिर ये जो ल्यूटल फेज आएगा, ल्यूटल फेज में क्या होगा, ल्यूटल फेज में होता है बेसिकली 16 से पूरे 28 दिन तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम बन जाएगी पूरी तरह से, एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाएगी, फिर से एंडोमेट्रियम डेवलप हुई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हुआ और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि अब बस करो, फिर से एफएसएच हाई होना शुरू हो जाएगा, अब सारा प्रोसेस जो होगा कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाएगा। जब ये चीज पूरी कंप्लीट हो गई, फिर से 28 से 30 दिन के बाद फर्स्ट फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट फेज क्या होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इसमें और चीज बनी, देखो जब ये चीज हो रही, ओव्यूलेशन फेज जो हो रही है, बेसिकली ये 14th डे पे, 12 से 12 कहा गया, लेकिन ये 14th डे पे ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, इधर क्या होगा, एलएच भी हाई है, एफएसएच भी कैसा है, हाई लेवल पर है, ऑन इट्स पीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एफएसएच हाई रहेगा, अभी एफएसएच यहाँ पे डाउन होगा और फिर से यहाँ पे हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एफएसएच और एलएच अपने पीक पर है और यहाँ पे क्या चीज हो रही है, एस्ट्रोजन यहाँ पर हाई है, हाँ ठीक है, एस्ट्रोजन स्टार्ट रिकवरी के लिए एंडोमेट्रियम स्टार्ट रिकवरी का, एस्ट्रोजन इधर हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन स्टार्ट हो जाएगा, एफएसएच स्टार्ट हुआ, फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक होकर के ओव्यूलेशन फेज में सेकेंडरी oocyte निकल गया। ठीक, तो बेसिकली ये था तुम्हारा पूरा एक नेक्स्ट लेक्चर। और एक चीज याद रखना, एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाएगी, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की फिर से थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और फिर 28वें दिन के बाद स्टार्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल, स्टार्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक, सो ये चीज होती है पूरी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अब एक चीज कुछ समझना, इतना सब कुछ किसी भी फीमेल में हो रहा है, साथ ही में जब बात की जाती है पीरियड्स की, ठीक, सो इसमें क्या चीज होगी, ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले तो ब्लीडिंग होनी है। ठीक है, ब्लीडिंग होगी, क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, इतने सारे हार्मोन्स है और फीमेल की जो बॉडी होगी फिर वो इतने सारे हार्मोन्स को कवर नहीं कर पाती है, इसलिए जो उनके हार्मोन्स हैं, ठीक, वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और तुम्हारा सेरोटोनिन और डोपामीन, ये सब क्या होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स कह लो या कह लो को फील गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन। सो क्योंकि आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है तो ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सारे एफएसएच वगैरह बनाने में लग जाते हैं, इसलिए इस दौरान फीमेल्स में मूड स्विंग्स की मात्रा बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स एट on its peak at these 5 days। ठीक है, at these starting 5 days of menstruation phase। ओके, एक चीज और बता दें, यहीं पे समझ लो फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस,
व्हेन ओव्यूलेशन फेज जब फीमेल्स में आती है, फीमेल के ओव्यूलेशन की फेज कब आ रही है? 12 टू 15 डेज में आ रही है। बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है 14th डे। जब ओव्यूलेशन फेज आ रही है, ओव्यूलेशन फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज द बेस्ट फेज फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए जब ओव्यूलेशन फेज के दौरान ही मेल स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन साइट यानी एम्ब्यूला तक पहुंच जाता है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए कहा जाता है ऑल द इंसेमिनेशंस आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, सो जब ये यहाँ पर देखो ओव्यूलेशन फेज में एक चीज और लिख लेना, ओव्यूलेशन फेज में व्हेन स्पर्म reaches to ovum during ovulation phase, ठीक है, तभी क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी, तभी क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी। अब आजकल क्या होता है, अभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये चीज डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये होता है कि आजकल आई पिल्स वगैरह बहुत चल रही है मार्केट में, ठीक है, आई पिल्स होती हैं, जो और भी सारी पिल्स हैं जो क्या करती हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो वो किस पर इफेक्ट करता है? वो तुम्हारे ओव्यूलेशन फेज पर ही इफेक्ट करता है, ठीक है। उससे सेकेंडरी ओसाइड यानी फर्टिलाइजेशन को तुमने किल कर दिया, तो तुम्हारे हार्मोन बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा और फिर आगे चल के दिक्कत तो तुमको ही होनी है, ठीक। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया कि फर्टिलाइजेशन कौन से पीरियड में होना ज्यादा जरूरी है, ठीक। सो फर्टिलाइजेशन कौन से पीरियड में होना चाहिए? ओव्यूलेशन फेज में। दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके नोट्स तुमको अच्छे से मिल जाएंगे, अगर तुमको इसमें ना समझ में आए तो उसको नोट्स से भी मिला लेना। ये चीज होती है एक पूरी कंप्लीट फीमेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पूरा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, साथ में फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चीज हो रही है वो सारी चीज भी हम आगे वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में केवल और केवल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही लेंथी टॉपिक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और डिमांड वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।